वेलकम टू एमआर एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी से हमारे दिमाग में कौन सी एक्टिविटी आती है? इकोनॉमी से इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें याद आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें पैसा अर्न करने में काम आती है, जो कि हमें मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। वो सारी एक्टिविटीज हमारे किसके अंदर आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके हम पैसा कमा पाते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिनको हम परफॉर्म करके पैसा कमा पाते हैं? तो वो आती हैं जैसे कि हमने टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग हम स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं। कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है फीस देने के लिए, ठीक है, फीस लेता है उससे। या हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी जो क्रॉपिंग होगी हम आगे उसको फर्दर सेल करेंगे। तो क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? यानी कि दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, लेबर एक्सेट्रा। जिन एक्टिविटी से पैसा मिलता है वो होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, हम इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्या क्या आता है। तो नेचर के बेसिस में आते हैं हमारे 3 एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हमारी 2 आती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे 2 आती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अब इन सारी क्लासिफिकेशंस को ना हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के बेसिस पे हमने एक्टिविटीज को 3 टाइप से क्लासिफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, किसका यूज करके? नेचर का यूज करते हैं। यानी कि इस सेक्टर में हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं वो किसका एक्सप्लॉयटेशन करके करते हैं? नेचर का। और इसे क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। तो इस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है हमारी? एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग। तो यानी कि बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम नेचर के थ्रू कर पाते हैं। तो ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो होती है प्राइमरी सेक्टर में। आगे प्राइमरी एक्टिविटीज एग्जांपल डेयरी, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग होगा, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जिनको हम मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने मान लो एग्रीकल्चर करा, हमने एग्रीकल्चर किसका करा? हमने वीट का एग्रीकल्चर, हमने गेहूं उगाया। तो जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो गेहूं के सीड्स मिलेंगे, जैसे छोटे वो होते ना बड़े बड़े से, तो वो सारी क्या होंगे? वो प्राइमरी के अंदर आ गए। पर हमने जब उसको रिफाइन करा मशीन्स के थ्रू, फिर हमने क्या करा? उसको आटे में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारा है ना पाउडर्ड फॉर्म में होता है। तो वो किसके अंदर आ गया? सेकेंडरी। तो वो जो रिफाइनिंग करा हमने उन सीड्स, उन गेहूं के दानों का, किसमें? आटे में कन्वर्जन किया, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में बना दिया, तो वो किसके अंदर आ गया? सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। तो यानी कि व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल्स हमने एक वीट का लिया, या जो हम कॉटन उगाते हैं तो कॉटन को ग्रो करके हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं कॉटन के। तो ये भी क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटी क्या? शुगर केन का यूज करके हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, या जेगरी यानी कि गुड़ बनाते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ गया? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री सेक्टर भी बोला जाता है। क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोला जाता है इसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सारे कौन करेगा? इंडस्ट्रीज तो करेंगी, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के साथ साथ वो डेवलपमेंट भी करवाती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का। तो वो सारी कौन सी होती है, हमारी टर्चरी एक्टिविटीज होती है। तो टर्चरी में कौन सी आती है, मेजरली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई। जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं तो एजुकेटिंग में टीचिंग कर रहे हैं हम, तो टीचिंग भी क्या एक सर्विस है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है नेचर के बेसिस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कि एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज से होती है, और एक और क्या क्या इंक्लूड होता है, डेयरी, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, वो सारी एक्टिविटीज जो कि चेंज करते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, किसकी मदद से, मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। उसको मैन्युफैक्चरिंग की मदद से उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे कि कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, शुगर केन से शुगर बनाते हैं। और फिर आता है हमारा टर्चरी सेक्टर। टर्चरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि डेवलपमेंट किसका कराती है, प्राइमरी और एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। अब ये जो तीनों एक्टिविटीज है ना, अब ये तीनों एक्टिविटीज को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कि हमें कंपेयर तो करना पड़ता है किसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, कौन ज्यादा यूजफुल है, कौन सी कम यूजफुल है। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये किसके फॉर्म में होता है, जीडीपी। किसके फॉर्म में होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अब जीडीपी को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करते हैं ये एक फार्मर है, और ये यहाँ पे ना इंडस्ट्रीज है, तो सपोज करते हैं ये एक फार्मर है और ये एक इंडस्ट्री है। इस फार्मर ने ना अपनी फील्ड पे वीट ग्रो करा है, इस फार्मर ने अपनी फील्ड पे वीट ग्रो करा है। तो सपोज करते हैं कि इसने जितने भी, इसने 10 केजी वीट को ग्रो करा है, कितने केजी, 10 केजी वीट को ग्रो करा है, और इसने पूरा का पूरा 10 केजी वीट किसको सोल्ड कर दिया, इंडस्ट्री को। किसको सोल्ड कर दिया, इंडस्ट्री को। और ये 10 केजी इसने, सपोज करते हैं हम 20 रुपए पे पूरी इंडस्ट्री को, पूरा का पूरा 10 केजी 20 रुपए में इस इंडस्ट्री को सोल्ड कर दिया। ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, सपोज ही करना है सिर्फ और सिर्फ। तो इस फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस करा कितना, 10 केजी अपनी फील्ड्स में, और 10 केजी इन इंडस्ट्रीज को सोल्ड कर दिया कितने पे, एट द रुपीज 20 केजी, 20, ठीक है। तो अब ये जो इंडस्ट्री ने क्या करा, अब ये वीट ले लिया, वीट के बाद इन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग करा। क्या करा, मैन्युफैक्चर करा, इसको रिफाइन करा, और इन्होंने ये जो वीट से क्या बना दिया, एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जिसको हमने कहा बिस्किट। इन्होंने क्या, इस फार्मर ने ये वीट को सोल्ड करा 20 रुपीज पे, इन्होंने रिफाइन करा इंडस्ट्रीज ने, और रिफाइन करके इन्होंने एक फाइनल प्रोडक्ट दे दिया जो है हमारा पार्ले जी, यानी कि एक बिस्किट इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट। और इन्होंने इस बिस्किट का प्राइस रख दिया 50 रुपीज, और इन्होंने वीट के साथ साथ क्या लिया था, दूसरे एक फार्मर से शुगर भी ले ली थी। तो शुगर मान लो इन्होंने 10 रुपीज की और ले ली। तो ये जो फार्मर्स थे वीट और शुगर वाले, इन्होंने क्या करा, जितना भी इनके फील्ड में प्रोडक्शन हुआ, उन्होंने क्या करा, ये सारा का सारा किसको सोल्ड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने क्या करा, इन चीजों की मदद से उसको रिफाइन करा और एक फाइनल गुड तैयार कर दिया, हमारा बिस्किट, और उसकी प्राइस रख दी 50 रुपीज। तो जो हमारे कंट्री में जितना भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो
एक तो डोमेस्टिक का मतलब हमारी विद इन अ कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर वो किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर। तो ये जीडीपी के अंदर ही तो हमारे जो बिस्किट हुआ उसी साल तो प्रोड्यूस हुआ। तो ये अब जीडीपी में ना हमेशा फाइनल गुड्स इंक्लूड करे जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं किए जाते। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, देखो जैसे यहाँ पे व्हीट और शुगर हो गई, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों को रिफाइन करके हमने एक फाइनल गुड तैयार करा जो कि था हमारा बिस्किट। तो व्हीट और शुगर का यूज करा तो ये क्या हो गया, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है ना। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके हमने क्या बना दिया, फाइनल गुड्स को प्रिपेयर कर दिया। तो जो फाइनल गुड होते हैं ना वही सिर्फ और सिर्फ हमारे जीडीपी में कंसिडर किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं किए जाते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बिस्किट की जो कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 20 तो इसमें व्हीट की थी, 10 शुगर की थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30, और 30 के बाद 20 इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लिए। तो जो 50 रुपीज में ये 30 रुपीज भी तो इंक्लूडेड है पहले से ही। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट होती है वो फाइनल गुड्स में पहले से ही इंक्लूडेड होती है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स हम जीडीपी का कैलकुलेट करते वक्त नहीं लेते हैं। तो जीडीपी में वो सारे गुड्स आते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म, और द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। एक कंट्री के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर वो किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री में जितना ज्यादा हाई जीडीपी होता है वो कंट्री उतनी डेवलप्ड होती है ना। जितना ज्यादा हाई जीडीपी, तो हमारे में यूएसए का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी है, क्या है, हाईएस्ट जीडीपी है किसका, यूएसए का। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा 5th नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। कौन सा 5th पोजीशन है इंडिया की, मतलब पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन है, यानी कि हमारे इंडिया में इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है। यूएसए सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और इंडिया में 5th पे है। तो जिस कंट्री की जितनी ज्यादा हाई जीडीपी होती है उस कंट्री में उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, जीडीपी कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कैलकुलेट करता है इसको, मेजर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि जीडीपी क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में वो सारे गुड्स आते हैं जो कि एक कंट्री ने विद इन अ ईयर के अंदर मैन्युफैक्चर करी है। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी उतनी ज्यादा डेवलप्ड। और इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। और ये किसके थ्रू मेजर किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो ये होता है हमारा जीडीपी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। अब नेचर के लॉ के हिसाब से तो कोई भी चीज कभी परमानेंट होती ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े टाइम बाद चेंजेस आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ना उनमें भी चेंजेस आते रहे। तो जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनमें चेंजेस आते गए, तो अब वो चेंजेस हम पढ़ते हैं। तो जो हिस्टोरिकल चेंजेस थे, ऐसा बोला जाता था कि सबसे ज्यादा जो लोग इंडल्ज थे किसी भी एक्टिविटी में, तो वो एक्टिविटी थी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। ये आपने पहले भी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा लोग किसमें इंडल्ज होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो लोग सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटी में थे ना, उनमें से कुछ लोग ना सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो वो क्या करने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और फर्म्स में काम करने लगे। तो वहाँ क्या हुआ, एक शिफ्ट टेक प्लेस कर गया कि जितने भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में थे, प्राइमरी एक्टिविटी छोड़ छोड़ के कहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, सेकेंडरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी के बाद कहाँ पे जा रहे थे, ओवर द 40 ईयर्स, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब बहुत लोग सेकेंडरी में आ गए, उसके बाद 40 सालों बाद क्या हुआ था, लोग ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी और प्राइमरी को छोड़ के किसमें इंडल्ज होने जा रहे थे, टर्शरी में। तो ये क्या है, ये है हमारा हिस्टोरिकल चेंज।
सबसे पहले लोग किस में इंडल्ज थे? प्राइमरी में। प्राइमरी के बाद वो किस में आ गए? सेकेंडरी में। सेकेंडरी के बाद वो किस में आ गए? टर्शरी में। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। इन इनिशियल स्टेज प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द वर्ल्ड। इनिशियल स्टेज में जो प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था पूरे के पूरे वर्ल्ड में। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले मोस्टली लोग किस में इंडल्ज होते थे? प्राइमरी एक्टिविटीज में होते थे, यानी कि मोस्टली लोग एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग यही एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। इंडस्ट्रीज का तो नामो निशानी नहीं था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ग्रेजुअल शिफ्ट आ गया। सेकेंडरी एक्टिविटी बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जितना भी प्रोडक्शन होता था उन सब में चेंज आ गया और सबका सारा प्रोडक्शन कौन करने लगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करने लगी और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने लगी। हेंस ओवर अ टाइम अ शिफ्ट हैड बीन टेक प्लेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो थोड़ा सा टाइम बाद क्या हुआ? प्राइमरी सेकेंडरी से लोग किसमें इंडल्ज होने लगे? सेकेंडरी एक्टिविटी में। इन द पास्ट 100 years, पिछले 100 सालों पहले देयर हैज बीन द फर्दर शिफ्ट इन फ्रॉम द सेकेंडरी टू टर्शरी। तो 100 सालों पहले क्या? 100 सालों बाद क्या हुआ? जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद भी किस में शिफ्ट हो गया? टर्शरी में शिफ्ट हो गया। इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड द मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। और आज लोग क्या हुए? टर्शरी सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो उसमें ही इंडल्ज हो गए, उसमें ही काम करने लगे। अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। फैक्ट्रीज में भी बहुत कम लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा लोग किस में काम करते हैं? ऑफिसेस में। तो जो ऑफिसेस का काम होता है वो किस में आता है? आपका सारा टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो क्या हुआ है? लोग प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी में, सेकेंडरी को छोड़ के टर्शरी में है। तो over 40 years the production has been increased in all the three sector but increased most in the tertiary sector। तो 40 सालों से प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ता रह रहा है जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, पर टाइम के पास होने के साथ साथ जितना भी हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? शिफ्ट कर गया है किधर? प्राइमरी सेक्टर में। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है? टर्शरी सेक्टर के अंदर ही है। लोग सबसे ज्यादा इंडल्ज किस में हो रहे हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं। तो अब हमने देखा कि इतना ज्यादा लोग इंडल्ज है टर्शरी सेक्टर में और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है टर्शरी सेक्टर में, तो डे बाय डे तो टर्शरी सेक्टर हमारा राइज होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो ये जो टर्शरी सेक्टर है किन वजहों से बढ़ता है, अब वो चीजें देखते हैं। ये जो टर्शरी सेक्टर है किन किन वजहों से डेवलप हो रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है सम बेसिक सर्विसेज, एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल, बैंकिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलप कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर। मतलब जैसे कि जितनी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज होंगी, जितने ज़्यादा लोग डेवलप्ड होंगे, ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, तो हर कोई इंसान की नीड होती है कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएं, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजें, ट्रस्टेबल बैंक्स में या ट्रस्टेबल फंड्स में ही हम इन्वेस्ट करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और हमारा सब कुछ अच्छे से चले। तो जो टर्शरी सेक्टर है तो ये सारी सर्विसेज ना सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो वो किसने ले लिया? टर्शरी सेक्टर ने ले रही है। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। जितना ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट मतलब जैसे जितना ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। यही कि मतलब जितना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा उतना ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा। जैसे जैसे लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वैसे वैसे उनकी क्या नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि सपोज करो आज हाउस में, घर में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, तो वो दोनों कमा रहे हैं, तो उनके पास अच्छी खासी इनकम है, उनकी इनकम बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो वो क्या करेंगे, उनकी ना नीड्स भी बढ़ती जाती हैं। जैसे कि अगर उनको खाना बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, को हायर करेंगे या बाहर जाके खा लिया करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिंग पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो अच्छा खासा इनकम राइज होती जा रही है डे बाय डे।
तो यही कि जैसे जैसे लोगों की इनकम राइज होती है वैसे वैसे पीपल्स की ना डिमांड भी बढ़ती जाती है कि हम वो क्या करते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रैवलिंग कर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी उनको अच्छी अच्छी सर्विसेज चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी ही वजह से हमारा जो टर्शियरी सेक्टर में डेवलपमेंट आ रहा है। फिर आता है जैसे कि 5 डिकेड यानी कि 10 साल। 5 डिकेड में क्या है, सर्विस सेक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि आज के टाइम पे हर किसी को इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है, कम्युनिकेशन का मीडियम इजी हो गया है, तो इस वजह से क्या है टर्शियरी सेक्टर और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो हमारे मेजर 4 रीजन है टर्शियरी सेक्टर के ग्रो होने के। फर्स्ट क्या है, सम बेसिक सर्विसेज, एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंकिंग एंड डेवलपमेंट। Developed countries, the government has to take responsibility for the provision of these sector. Government को responsibility लेनी पड़ती है इन sectors की. The development of industries and the agriculture sector leads to development of service sector. मतलब जितना ज़्यादा हमारा agriculture और manufacturing sector develop करेगा उतना ज़्यादा हमारा service sector grow करेगा. As income level rise, some people demanding many more services like eating out, shopping, transport, etc. जैसे जैसे हमारा इनकम राइज करता है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, बाहर खाना खा लेते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। ओवर द पास्ट डिकेड सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। और पिछले 10 सालों में क्या है, जो सर्विसेज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो गई हैं। इसी वजह से क्या है, टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। तो यही मेजर हमारे 4 रीजन है टर्शियरी सेक्टर के ग्रो करने के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ना गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने रहते हैं। तो गवर्नमेंट ना 2 टाइप के मेजर लेती है, एक लॉन्ग टर्म मेजर लेती है, एक शॉर्ट टर्म मेजर लेती है। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म मेजर्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए तो बहुत सारे हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है तो इसलिए हम एक ही पढ़ेंगे, बाकियों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो अभी क्या है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स अभी बताने वाली हूँ ना, ये किसके, लॉन्ग टर्म के, कि लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड कर सकती है चीप लोन्स, किसको, फार्मर्स को। सबसे पहला क्या है कि गवर्नमेंट ना चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को, जिससे क्या होगा, वो अपना इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स का यूज करके वो क्या कर सकेंगे, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है ना उनको बढ़ा पाएंगे और एक ही लैंड में 2-3 बार क्रॉपिंग कर पाएंगे, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, सीजनल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे साल में एक बार क्रॉपिंग होने की जगह 3 से 4 बार क्रॉपिंग या 2 से 3 बार क्रॉपिंग हो सकती है। तो जिसकी वजह से क्या है, लोगों के पास काम रहेगा तो वो एम्प्लॉयड रहेंगे। तो सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू द फार्मर्स। गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड कैनाल्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डैम्स और कैनाल्स को भी बिल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से इनको बनाने के लिए तो वर्कर्स चाहिए होंगे, वर्कर्स को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो वर्कर्स को काम मिलने के साथ साथ क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। बट इसके बाद डैम्स और कैनाल्स को बिल्ड करने का एक तो ये है कि लेबर्स को काम मिल जाएगा, लोगों को काम मिल जाएगा। दूसरा ये है, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। वो क्या करेंगे, इन डैम्स और कैनाल्स का वाटर का यूज करके अपने फार्म में इरिगेशन वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रोड कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है रोड बनाने में और ट्रांसपोर्ट बनाने में, क्योंकि रोड बनाएंगे तो रोड भी कौन बनाएगी, लेबर ही बनाएगी। तो उससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा तो उनका एम्प्लॉयमेंट होगा और साथ साथ हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। जितने अच्छे रोड्स उतना अच्छा डेवलपमेंट कंट्री का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट कैन स्टेप आउट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कर सकती है। रूरल एरियाज में क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैंडक्राफ्ट का काम करते हैं और भी बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट आएगा तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। स्मॉल बिजनेस इसलिए कहते हैं, स्मॉल बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और क्या गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आगरा में अपने ताजमहल देखने आते हैं, फतेहपुर सीकरी देखने आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट क्या है, टूरिज्म
कि हमारे जो बहुत सुंदर सुंदर जो मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास बने हुए हैं, इनको क्या अगर टूरिज्म देखने आएंगे ना तो इनको क्या चाहिए होगा, गाइड्स की जरूरत होगी। तो लोगों को गाइड्स का भी काम मिलेगा, जिससे क्या होगा वो एम्प्लॉयड रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या होगा, फॉरेन रिजर्व बहुत सारा आ जाएगा हमारी कंट्री में, फॉरेन करेंसी आने लगेगी। जितना ज़्यादा टूरिज्म कंट्री में विजिट करने आता है उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आने लगती है। तो फॉरेन करेंसी आने के लिए क्या होगा, हमारे जो रिजर्व्स होंगे वो बढ़ जाएंगे और रिजर्व बढ़ने से क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट भी होगा और गाइड्स का भी काम बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकती है। जितनी ज़्यादा हेल्थ रहेगी उतना ज़्यादा हम अच्छे से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे वो इतना स्किल्ड वर्क कर पाएंगे, अनएजुकेटेड लोग अनस्किल्ड वर्क कर पाएंगे। बट स्किल्ड वर्क की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है हमारी, और स्किल्ड वर्क की तो ज़्यादा ही है। इसलिए क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दे तो भी हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। तो क्या क्या मेजर्स है जो कि गवर्नमेंट ले सकती है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में। तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू द फार्मर्स, चीप लोन प्रोवाइड कर दे फार्मर्स को, जिससे वो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन इन सबका यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, क्रॉपिंग बढ़ा सके, एक साल में 2 से 3 बार क्रॉपिंग कर सके। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड कैनाल्स, डैम्स और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिनको बनाने में तो लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो फार्मर्स हैं वो भी उसका पानी यूज करके अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और रोड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो लोग क्या करेंगे, लोगों को काम तो मिलेगा इनका कंस्ट्रक्शन रोड बनाने के लिए भी। साथ साथ क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को अपने अच्छे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करवा पाएंगे। गवर्नमेंट कैन स्टेप आउट इन स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ को भी हमें प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग अच्छी सर्विसेज रेंडर कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं। एक इंसान बीमार रहेगा तो बीमार रहने की जगह वो 4 दिन काम पे जा रहा है, 6 दिन बीमार रह रहा है, तो ये भी तो गलत है ना, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो सारे दिन काम पे जा पाएगा, तो उसका एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो यही सारे 5 चीज़ें थी जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, पर ये क्या है, लॉन्ग टर्म होती है। इन सब में क्या लगता है, टाइम लगता है। ये एक ही दिन में, हमने कहा आज स्मॉल बिजनेस को प्रमोट कर दो, तो एक ही दिन में वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे, इनको प्रमोट करने में सालों बीत जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लिए हैं। अब एक ही है तो एक हम पढ़ते हैं, वो है शॉर्ट टर्म मेजर आपका। तो गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म में कौन सा प्रोग्राम चलाया था, जिसका नाम था मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, कभी भी पूछ सकता है, 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि मनरेगा को डिफाइन करो क्या है, या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो ये जो मनरेगा स्कीम थी ना, मनरेगा स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 में। कब हुई थी, 2005 में। इसमें गवर्नमेंट ने लोगों को राइट दिया था कि तुम काम करो, लोगों को राइट दिया था कि तुम काम करो, और इसमें ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था प्रोग्राम, और इसमें 100 दिन के लिए 100 लोगों को काम दिया जा रहा था। अगर को गवर्नमेंट किसी भी कारण की वजह से फेल हो जाती है लोगों को काम देने के लिए, तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दे रही थी। तो क्या है मनरेगा स्कीम में, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब स्टार्टेड हुआ था, 2005 में। गवर्नमेंट ने इसने क्या करा था, प्रोवाइड किया था राइट टू वर्क, कि तुम काम करो, काम करने का अधिकार दिया था, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, कि तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। तो क्या था, गवर्नमेंट प्रोवाइड राइट टू वर्क। दिस प्रोग्राम इज लॉन्च इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था। और गवर्नमेंट प्रॉमिस टू प्रोवाइड मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 100 इन रूरल एरिया। और गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हम एक इंसान को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम कम से कम उसे 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे। तो क्या था, गवर्नमेंट promise to provide minimum 100 days of employment in the rural area. If the government fails to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी।
और इसके साथ साथ इसमें वुमेन्स के लिए अलग से भी रिजर्वेशन था, उसमें वुमेन्स भी काम कर सकती थी, उनको उनके लिए अलग ही रिजर्व किया था कि इतनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो वुमेन्स होनी चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये था मनरेगा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रमोट किया गया था, जिसमें लोगों को काम दिया जा रहा था। 625 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था, क्योंकि लोगों को काम मिल रहा था। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म मेजर्स। अब हमारा है ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आता। तो अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ना दो सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो जहाँ पे हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो जहाँ पे हमें बिल्कुल भी एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने के लिए? यहाँ पे ये जो बिजनेस होता है ना, वो रजिस्टर्ड होता है किसके अंदर? बाय द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है, मतलब लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होता है, बट आप यही पढ़ो कि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड किया जाता है इसको, मतलब गवर्नमेंट में रजिस्टर किया जाता है। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस हो गए, जो कि सारे जो बिजनेसेस एक्चुअली में रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट में, तो ये क्या रूल्स है, और इनमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स कर दिया है, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एक है वेज एक्ट, गवर्नमेंट ने ना एक वेज एक्ट करके वो निकाला है कि मिनिमम इतने वेजेस आपको अपने एम्प्लॉयज को देने हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें ये होता है कि पूरा जो उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम से कम 11% जो उनका प्रॉफिट होता है, वो उन्हें लोगों को देना पड़ता है, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये जो रूल्स हैं और है ना, ये रूल्स है ना, उनको फॉलो करने पड़ते हैं, और उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी मिलती हैं। साथ साथ उनको ना पेड हॉलीडेज भी मिलती हैं, मतलब मोस्टली तो है मंथ में 1 या 2 पेड हॉलीडेज होती ही होती हैं अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो सरकारी नौकरी में लगे हुए वो, है ना। और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि जैसे 9 to 5 है तो 9 to 5 ही करना है, या 7 to 2 है जो स्कूल्स में टाइमिंग होती है, तो ये आपको कम से कम करनी पड़ता है। और अगर आप जितना ज़्यादा एडिशनल टाइम पे काम करोगे, उतना ज़्यादा एडिशनल वेजेस भी मिलते हैं। जैसे कि सपोज करिए 9 to 5 जॉब है, पर बंदा 9 से 5 तो काम कर ही रहा है, पर 5 के बाद वो 7-8 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा काम करेगा ना, उसको एक्स्ट्रा पे भी उसका मिलेगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, यानी कि इनका जो बिजनेस होता है नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, बल्कि इनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो हो रहे होते हैं। कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पेड हॉलीडेज नहीं होता, और कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। आप जितना भी काम करो, आपको करना ही करना पड़ेगा जितना उन्होंने बोल दिया। ये मेजरली स्मॉल फैक्ट्रीज वगैरह में देखा जाता है, बट ये भी फैक्ट्रीज में फॉलो होने लगा है। आजकल के टाइम पे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, बट हाँ कहीं कहीं जगह पे है अभी भी। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, आपको पेंशन भी मिलती है। आज के टाइम पे तो पेंशन बंद हो गई है, पर उसकी जगह फंड मिल जाता है, जो कि इकट्ठा पैसा मिल ही जाता है उसको, तो एज अ पेंशन ही मान लो। तो ये क्या है, बिजनेस आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं, और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी होता है। और ये पेंशन वाला पॉइंट भी नोट कर लेना कि पेंशन भी मिलती है। अनऑर्गेनाइज में बिजनेस आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड हॉलीडेज, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और इसमें कोई पेंशन नहीं मिलती है। अब एक टॉपिक आता है कि जो लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों काम करते हैं, करना चाहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं काम करना चाहते। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम तो करना चाहते हैं, पर उनको जॉब नहीं मिल पाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो कुछ रीजंस है इसके। इसका रीजन ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और ये जो जॉब है ना, इनके अंदर सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है। मतलब एक सपोज करिए आप एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी किसके अंदर आएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगी। तो अच्छी कंपनी की बेसिकली क्या डिमांड होगी, वो उसकी यही डिमांड होगी कि जो हमारे पास वो बंदा काम करने आ रहा है, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, तो हम उसको अच्छी जॉब दे देंगे, है ना। और उनके पास क्या होता है, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, ज्यादा अनलिमिटेड नहीं है कि जो भी आया उसको भर लिया, कुछ ही लिमिटेड वैकेंसीज होती है। तो ये इन्हीं रीजंस की वजह से क्या है, लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके पास स्किल्स आएंगी नहीं, है ना।
तो आपको क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। तभी हमारे घर वाले कहते हैं पढ़ लो निकम्मो, तो आगे कुछ ना कुछ काम आएगा, वरना यही मजदूरी करनी पड़ेगी। तो उनका काम यही होता है कि तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर मिल जाएगा, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या कहती है, दो एरियाज होते हैं, एक रूरल होता है, एक अर्बन एरिया। रूरल में मोस्टली वो लोग आते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले लोगों को क्या चाहिए होगा, उनको सीड्स प्रोवाइड कर दो चीप रेट्स में, उनको एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करवा दो चीप रेट्स में, लोन प्रोवाइड करवा दो जिससे वो अपने है ना फार्मिंग के लिए टूल्स ले सके अच्छे से, और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दो, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो लोग रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करवा दो, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स का काम दिलवा दो, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दिलवा दो, स्ट्रीट वेंडर्स की भी फैसिलिटी दिलवा दो। तो ये अगर फैसिलिटी दोनों गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है तो इसकी वजह से क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेजरली रॉ मटेरियल, मार्केटिंग और लॉज एंड पॉलिसीज बना दो, यानी कि उनको रॉ मटेरियल चीप रेट्स में प्रोवाइड करवा दो, कुछ लॉज बना दो कि जैसे मैंने बताया अभी कि प्रॉफिट का 11% अपने एम्प्लॉयज में बांटना जरूरी ही होता है, तो ये लॉ बना दिया है ना वेज एक्ट के अंदर। और भी बहुत सारे लॉज है कि वर्किंग कंडीशन देनी है, इतने टाइम से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, सारे लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों का। तो वही लॉज और पॉलिसीज बना दो और मार्केटिंग फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करवा दो। और ऐसा माना जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा एससी और एसटी के लोग काम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योर करती है कि इन लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो, वो कम से कम हो, क्योंकि अगर एससी और एसटी के लोगों में ही डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो वो क्या करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं तो इनका जो है उनको इनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो यही थे कि इन वजह से गवर्नमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है उनके। तो अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे ना हमारे पास दो सेक्टर होता है, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो कि ओन्ड और ऑपरेट कौन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि लोग अलग से ऑपरेट करते हैं। और है ना इनका मेन एम होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कौन सी इंडस्ट्री एग्जांपल्स हो गए इसके, जैसे टाटा स्टील हो गई, रिलायंस हो गई, आइडिया हो गई, और आईसीआईसीआई बैंक हो गई, है ना। और पब्लिक सेक्टर में वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि ओन्ड और ऑपरेट कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर इट इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसका एम होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और है ना इसके एग्जांपल्स है जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये सारी की सारी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तरफ है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक तरफ है हमारी आईसीआई बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो गवर्नमेंट के थ्रू ओन है, और आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट है। तो वो जो रिजर्व बैंक का एम क्या है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सके, और इनका एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सके जिसपे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और है ना ये इन पे क्या है, ये ट्रस्टेबल होंगे, गवर्नमेंट की ये भी है ट्रस्टेबल, बट इनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशू आ ही जाता है। तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में, द प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। द मेन एम टू अर्न प्रॉफिट, एग्जांपल टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा। और पब्लिक में क्या होता है, दिस सेक्टर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द ओनली एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक, एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन रेलवे। तो अब ये जो सर्विसेज होती है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमारी गवर्नमेंट हमें कैसे प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है या तो चीप रेट्स में प्रोवाइड करवाती है। अब जैसे रोड बनवाती है गवर्नमेंट, हमारे आसपास के एरिया में रोड खराब था तो गवर्नमेंट ने रोड बनवा दी। तो ये गवर्नमेंट ने हमसे रोड बनवाने का पैसा दिया है कि घर आएगी कि बोला नहीं तेरे पे दो तभी रोड बनेगा वरना नहीं बनेगा, तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे आसपास वाला नहीं बनेगा बाकी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। गवर्नमेंट सबको सर्विसेज देती है। तो ये कुछ सर्विसेज क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या तो कुछ बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में देती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, फीस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये जो सर्विसेज है गवर्नमेंट हमें कैसे प्रोवाइड करवा सकती है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने कुछ एक जैसे
हम आज के टाइम पे जीएसटी भर रहे हैं। जीएसटी तो सबको पता है टैक्स है, और आज के टाइम पे हर चीज पे लग रहा है। तो ये जो टैक्स जीएसटी के नाम पे हमसे लिया जा रहा है, गवर्नमेंट इसका क्या करती है? तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसीलिए लेती है कि वो उस टैक्स का पैसे को यूज करके हमारा डेवलपमेंट करवा पाए। तो जैसे जितना ज्यादा हम लोग टैक्स भरेंगे ना, तो गवर्नमेंट पे क्या है, उतना ज्यादा पैसा आएगा, और जितना ज्यादा पैसा होगा ना, तो वो उतना ज्यादा हमारे डेवलपमेंट पे स्पेंड कर सकती है। जैसे कि है ना, अगर हम टैक्स नहीं भरते तो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, कम पैसे आएंगे, तो उसको है ना क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी उस लोन पे बहुत ज्यादा होगा। अगर हमारा डेवलपमेंट किसी भी तरीके से फेल हो गया, हम अच्छा डेवलपमेंट नहीं करा पाए, तो ये भी तो गलत है ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर कंट्री के लोगों को टैक्स को पे करना चाहिए। आज के टाइम पे यूएसए में सबसे 80% लोग कम से कम टैक्स पे कर रहे हैं, और हमारे इंडिया में तो सब ऐसे ही कर ही नहीं रहे। तो टैक्स पे करना चाहिए हमें हर इस चीज पे। और है ना, ये जो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स करती है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ, तुम मुझे टैक्स करोगे, तुम मुझे पैसा दे रहे हो, तो मैं तुम्हारा डेवलपमेंट कराऊंगी, रोड्स बनवाऊंगी, स्कूल करवाऊंगी, हॉस्पिटल्स बनवाऊंगी, और भी फैसिलिटीज दूंगी। तो ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। करने को तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, बट ये सारी चीजें करने के लिए ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब प्राइवेट सेक्टर का तो एम ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, उसका एम थोड़ी ना होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना हमको। तो जैसे कि है ना, क्या होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ने हमें सारी सर्विसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा दी कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी सर्विसेज गवर्नमेंट से भी अच्छी दूंगी, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो वो चलो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर भी लेता है, बट वो क्या करेगा, हमसे उस हिसाब से फीस चार्ज करेगा। जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स क्या है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज अभी लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा जैसा हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल अगर नहीं प्रोवाइड करवा रहा तो उसकी फीस भी तो कम है। बट जहाँ प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, सेकंड थर्ड से ही वो अगर उनकी कोडिंग चालू कर देता है, तो वो क्या है, उनकी स्किल डेवलप पहले से ही करवा रहा है। तो ये क्या है, तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये फीस भी तो ज्यादा मांगेंगे ना, क्योंकि इनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव है। तो ये जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड्स की, ये सारी ना प्राइवेट सेक्टर कम ही लेता है, क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इसने इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये हमसे प्रॉफिट निकालेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा हायर होंगे, और जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के लिए करेगी, तो उसके प्राइसेस एज कम्पेयर टू प्राइवेट से बहुत ही ज्यादा कम होंगे। तो इसी वजह से ये क्या है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर ही लेता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं लेता है। तो इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी देखें, पढ़ें। और थैंक यू।